हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 सितंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि तृतीया और चतुर्थी भी रहेगी आज दोपहर 3:38 के बाद। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज पितृपक्ष और चतुर्थी व्रत का संयोग रहेगा 10 सितंबर को, तो ऐसे में सुबह और शाम के समय गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व रहेगा। दोपहर में पितरों के लिए धूप ध्यान किया जा सकेगा क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है और चतुर्थी तिथि का महत्व काफी ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, हिंसक प्रदर्शन के बीच नेपाल की राजधानी काठमांडू का एयरपोर्ट भी बंद हुआ और वहीं भारत नेपाल के बीच की उड़ानें भी रद्द हुई। और इस बीच भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए, इंडियन एम्बेसी ने। ये नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल अभी नेपाल में बहुत ही भयंकर हिंसा फैली हुई है। देखिए पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को भी जिंदा जला दिया, उनकी मौत हो गई और नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री ओली ने भी इस्तीफा दे दिया। संसद भवन तक में घुस गए प्रदर्शनकारी, सुरक्षा बलों के हथियार भी लूट लिए। ये कुछ तस्वीरें देखिए। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी जो कि विदेश मंत्री हैं, उनके घर में घुसकर मारपीट की और नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा प्रदर्शनकारियों ने। उनके सीने पर लातें मारी। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। और ये देखिए भयंकर तस्वीर नेपाल के संसद भवन की। संघीय संसद को भी आग के हवाले कर दिया। ये प्रधानमंत्री ओली का घर है, पूरे घर में आग फूंक दी। और ये नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का निवास है। राष्ट्रपति निवास में भी आग लगा दी। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा नेपाल के गृह मंत्री भी इस्तीफा दे चुके हैं और प्रदर्शनकारियों ने नेपाली कांग्रेस ऑफिस में भी आग लगा दी। और नेपाली प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पर भी कब्जा कर लिया। नेपाल में अभी बिल्कुल वैसे ही हालात चल रहे हैं जैसे तख्ता पलट बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में तालिबान वगैरह का हुआ था। ये देखिए प्रदर्शनकारी संसद से कुर्सी टेबल लूट कर ले गए और संसद भवन पर कब्जे के बाद काफी उत्पात भी मचाया प्रदर्शनकारियों ने। नेपाली प्रधानमंत्री की तस्वीर को भी आग के हवाले कर दिया। तो सुरक्षा बलों ने नेपाल के पीएम ओली को तुरंत अपने आवास से निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट किया, गुप्त स्थान पर। इतनी गंभीर स्थितियों के हालातों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल में भी स्थितियां कितनी भयावह चल रही होगी। यही वजह है कि भारत सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी की और भारत ने अपने नागरिकों से नेपाल की यात्रा फिलहाल स्थगित करने को कहा है। नेपाल देश में जारी हिंसक हालातों पर स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने भी चिंता जाहिर की। वहां का स्टॉक एक्सचेंज भी बंद हुआ। और एक बड़ी खबर तो यह है नेपाल से कि वित्त मंत्री को जनता ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा, लात घूंसों से। भले ही बताया जा रहा हो कि सोशल मीडिया बैन के खिलाफ ये नेपाल अभी सुलग रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ और वजह भी है। ये देखिए नेपाल विद्रोह की कुछ तस्वीरें। संसद भवन को आग से जलाकर खाक कर दिया, मंत्रियों के घर फूंक दिए, कई नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इन हालातों के बीच नेपाल आर्मी चीफ ने अपने देश को संबोधित किया और युवाओं से देश को बचाने की बात कही। अब तक इस भयंकर विरोध प्रदर्शन में 20-21 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और नेपाली पीएम के तो देश छोड़ने की भी संभावना बताई जा रही है। इस्तीफा तो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। वहीं नेपाल में जेन जी का उबाल कुछ इतना दिख रहा है, जेल की दीवार तोड़कर भगा दिए गए 572 कैदी और एक तो पूरा का पूरा थाना ही आग के हवाले कर दिया और पूर्व पीएम की पत्नी को भी जिंदा जला दिया। हालातों पर काबू पाने के लिए हालांकि अभी नेपाली सेना तैयार है और नेपाल में चल रही इन गंभीर स्थितियों पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रिएक्शन दिया। देखिए पीएम मोदी बोले कि युवाओं की मौत दुखद है। बीते दिन पीएम मोदी जो हिमाचल पंजाब दौरे से लौटने के बाद नेपाल के घटनाक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा की है और बोले कि नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है, अनेक युवाओं की जान गई है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं नेपाल के सभी भाई बहनों से विनम्र अपील करता हूं कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखें। अभी एक दिन पहले गृह मंत्री ने जब इस्तीफा दिया था तब नेपाल सरकार ने आदेश जारी किया था कि काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है, यहाँ प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश मिला था। तो उसके बाद हिंसा और ज्यादा भड़क गई एक्चुअली। लेकिन अभी भी आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा होगा कि आखिर नेपाल में इतना भयंकर विरोध प्रदर्शन क्यों चल रहा है। तो एक तो इसके पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है, हाल ही में सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिए थे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 तरह के सोशल प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया था। इसके अलावा नेपाल के नेताओं के बच्चों की आलीशान जिंदगी से भी नेपाल देश के युवाओं में नाराजगी फैली है। सोशल मीडिया पर बैन के अलावा भी कुछ और वजहें बताई जा रही हैं, जैसे युवाओं का सत्ता में भ्रष्ट नेताओं से मोहभंग हो गया, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, बेरोजगारी और अवसरों की कमी, विरोध प्रदर्शन में हिंसा और प्रदर्शनकारियों की मौत। नेपाल पीएम का कहना कि इस्तीफे की असली वजह ये है। और वैसे एक रिपोर्ट आ रही है कि न सिर्फ नेपाल में बल्कि बीते कुछ सालों में भारत के कई पड़ोसी देशों में एक एक करके सरकारें गिर चुकी हैं। पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक कई जगहों पर तख्तापलट देखने को मिले। भारत के पड़ोसी देशों में मानो अस्थिरता की आग लगी हुई है। कहीं सेना का शासन है तो कहीं साल भर से चुनाव भी नहीं हुए हैं। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त 2024 में तख्तापलट हुआ था और वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी भी भागकर भारत में ही बैठी हुई है। अफगानिस्तान में भी तालिबान आ गया था 21 में। पाकिस्तान में अप्रैल 2022 में तख्तापलट हुआ। नेपाल
हाल में अभी सितंबर 2025 में, मतलब बीते कुछ सालों में भारत के कई पड़ोसी देशों में ऐसी विद्रोह घटनाएं देखने को मिली हैं। श्रीलंका में भी जुलाई 2022 में हुआ था। तो क्या कहना चाहोगे यहाँ पे इन हालातों पर? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर, सीपी राधाकृष्णन होंगे अब देश के नए उपराष्ट्रपति। चुनाव में सुदर्शन रेड्डी को 152 वोट से हराया और आखिरकार ये जीतकर भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। 452 वोट पाकर इन्होंने जीत हासिल की है। तो भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने हैं, जो कि एनडीए के कैंडिडेट हैं और इनके विरोध में इंडिया गठबंधन के जो सुदर्शन रेड्डी थे उनको 152 वोटों से हराया। उनको टोटल 300 वोट मिले और सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। बताया जा रहा है कि आरएसएस से इनका काफी लंबा नाता रहा है। समर्थकों में ये तमिलनाडु का मोदी नाम से भी फेमस है। बीते दिन उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हुए 3 बजे तक 96% वोटिंग हुई, 5 बजे तक मतदान हुआ, उसके बाद वोटों की गिनती हुई। पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला था ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, हिमाचल और पंजाब के दौरे पर गए थे पीएम मोदी, बाढ़ के हालातों का जायजा लिया और इस दरमियान पीएम मोदी ने पंजाब राज्य को 1600 करोड़ का राहत पैकेज दिया। तो आम आदमी पार्टी सरकार बोली कि ये तो मजाक है, जख्मों पर नमक छिड़का। जबकि हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया पीएम मोदी ने। और हिमाचल में बाढ़ भूस्खलन से जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को भी 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कंगना रनौत बोली कि मोदी की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि अपने हिमाचल दौरे के दौरान पीएम मोदी ने एक अनाथ बच्ची को गोद में उठाया, 2 मिनट तक उनको गाल पर थपथपा कर दुलार किया। बादल फटने की वजह से इस बच्ची के माता पिता और दादी सब बह गए। परिवार में केवल अकेली मासूम बच्ची बची है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं पीएम मोदी के पंजाब हिमाचल दौरे की। हेलीकॉप्टर से टूटे पहाड़, पुल और जलमग्न खेत देखे पीएम ने पीड़ित परिवारों से भी मिले और हिमाचल को 1500 करोड़ का राहत पैकेज देने का ऐलान किया। बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और वहीं पंजाब में भी पीएम मोदी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए 1600 करोड़ की राहत राशि की घोषणा की और यहाँ भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की। तो पंजाब सरकार ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ मांगे थे, लेकिन मिले सिर्फ 1600 करोड़। आम आदमी पार्टी के एक मंत्री बोले कि मैंने कहा पैसे कम है, तो पीएम मोदी बोले कि हिंदी नहीं आती है। पीएम के 1600 करोड़ रुपए दिए जाने पर नाराज हुई आम आदमी पार्टी, कहा कि ये तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हुई। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लान है 11 सितंबर को कल पीएम उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। यहाँ उत्तरकाशी और चमोली के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। और उत्तराखंड में भी आपदा के बाद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 5700 करोड़ की राहत मदद मांगी है। तो देखते हैं पीएम मोदी उत्तराखंड के लिए भी कितना ऐलान करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां हर दिन नए चांसेस बनते हैं, लेकिन सिर्फ अपॉर्चुनिटीज दिखने से कुछ नहीं होता। रियल सक्सेस तब मिलती है जब आपके पास हो सही प्लेटफॉर्म, स्मार्ट टूल्स और एक फोकस्ड अप्रोच, क्योंकि एक गलत शुरुआत आपको पीछे कर सकती है और एक स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग आपके फ्यूचर को फास्ट ट्रैक कर सकती है। हर इन्वेस्टर्स का ये ड्रीम होता है कि अपने पैसों को स्मार्टली ग्रो करें बिना अननेसेसरी स्ट्रेस लिए, और इसीलिए जरूरी है एक पार्टनर जो आपको स्पीड, सिंप्लिसिटी और सपोर्ट की एक जगह दे। तो दोस्तों, ब्लिंकएक्स एक लाइटनिंग फास्ट और इंटेलिजेंट ट्रेडिंग ऐप है जो नए ट्रेडर्स के लिए लेकर आया है 2 मंथ्स का 0 ब्रोकरेज ऑफर, एब्सोल्युटली फ्री। इस प्लान के अंदर आप इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे, एनएसई, एफएंडो, करेंसी ट्रेडिंग और आईपीओज में बिना किसी ब्रोकरेज चार्ज के ट्रेडिंग कर सकते हो। और ये सिर्फ शुरुआत है। ब्लिंकएक्स ऐप के अंदर आपको मिलते हैं फ्री इन ऐप रिसर्च कॉल्स, जहां एक्सपर्ट्स एनालिसिस आपको रियल टाइम में गाइड करते हैं कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, विद सिंपल एक्शनेबल रिकमेंडेशंस। और ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए भी ब्लिंकएक्स का फ्लैश ट्रेड फीचर एक गेम चेंजर है। ये आपको हर कैटेगरी के टॉप 5 ऑप्शंस दिखाता है, चाहे वे एटीएम यानी एट द मनी हो या हाईएस्ट ओआई ओपन इंटरेस्ट या मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स। सिर्फ एक क्लिक से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मतलब डिसीजन मेकिंग होगी अब अल्ट्रा फास्ट और इजी। तो अगर आप भी ट्रेडिंग को स्मूथ, स्मार्ट और ब्रोकरेज फ्री बनाना चाहते हो तो ब्लिंकएक्स एक सही चॉइस है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में अवेलेबल है। देखिए अगली खबर, देश भर के प्रोडक्ट निर्माताओं के लिए खुशखबरी आई है। जीएसटी दर पर बदलाव के बाद अब एमआरपी संशोधन को भी सरकार ने हरी झंडी दे दी है। यानी अब पुराने माल पर नया रेट चिपका करके बेच सकेगी कंपनियां, क्योंकि सरकार के नए जीएसटी प्रावधान जो कि 22 सितंबर से लागू होने हैं, तो 22 सितंबर से आपको बिस्किट, टूथपेस्ट जैसे कई प्रोडक्ट्स सस्ते मिल सकेंगे। सरकार ने कंपनियों को पुराने स्टॉक की एमआरपी बदलने की इजाजत दे दी है। तो जीएसटी 2.0 की वजह से ढेर सारी चीजें सस्ती होगी। मैंने आपको हाल ही में अपडेट बताया था। रोजमर्रा के सामानों से लेकर खाने पीने की चीजें, एजुकेशन, हेल्थ से जुड़ी काफी चीजें सस्ती होगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, रोजगार को लेकर सरकार ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में बेरोजगारी दर G20 देशों में सबसे कम है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया बोले, PMVBRY योजना के जरिए सृजित हुई 3.5 करोड़ नौकरियां और अभी भारत में बेरोजगारी दर घटकर मात्र 2% रह गई है, जो कि G20 देशों में सबसे कम है। और हाल ही में सरकार ने युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ की 5 नई योजनाएं भी शुरू की हैं। इस बारे में भी केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी। और वहीं दोस्तों, जीएसटी को लेकर मूडीज ने भी एक रिपोर्ट जारी की। कहा कि जीएसटी कानून में सुधारों से देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी मांग, लेकिन राजस्व घटेगा। मतलब सरकार की कमाई में गिरावट होगी। और जीएसटी 2.0 के रोल आउट के साथ ही बड़े पैमाने पर उपभोग को भी बढ़ावा मिलेगा। कंजप्शन
कंजप्शन बढ़ेगा देश में, ये भी एक रिपोर्ट में दावा किया गया। और वहीं दोस्तों ऑटो इंडस्ट्री से भी एक खबर आ रही है। भारत में दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री बीते महीने अगस्त में लगभग 14.25 लाख यूनिट के पार पहुंची। फाडा की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और अगला अपडेट आ रहा, भारत और इजराइल के बीच नई इन्वेस्टमेंट डील हुई है। निवेशकों को करों यानी कि टैक्स वगैरह इन ब्याज दरों में छूट का फायदा मिलेगा। भारत और इजराइल ने द्विपक्षीय निवेश समझौते BIA के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे देश के व्यापारियों कारोबारियों को भी राहत मिलेगी, है ना। और एक अच्छी खबर देखिए, भारत में बिना रेयर अर्थ वाले इलेक्ट्रिक मोटर का ट्रायल पूरा हुआ। चीन पर निर्भरता कम करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि अभी दुनिया का 70% रेयर अर्थ मटेरियल जो है वो चाइना के पास है। और अगर भारत ये नई तकनीक बना लेता है तो इससे चाइना पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EV मोटर के लिए रेयर अर्थ मेटल जो जरूरी होता है, तो अब भारत बिना रेयर अर्थ मेटल वाली EV मोटर बनाने की खोज कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, और इसका ट्रायल भी किया गया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर लद्दाख में एक बार फिर से हिमस्खलन की घटना हुई और इसमें 3 जवान शहीद हो गए। लद्दाख के सियाचिन में सेना के बेस कैंप में हिमस्खलन के बाद ये जवान शहीद हुए। एक कैप्टन को बचा लिया गया है। और हिमाचल के कुल्लू में भी लैंडस्लाइड की घटना हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। देश की राजधानी दिल्ली में भी 4 मंजिला एक इमारत ढह गई। गुजरात अहमदाबाद में भी एक दंपति की करंट से मौत हो गई। देश भर में बाढ़, भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वित्त वर्ष 2030 तक 1 लाख करोड़ रुपए का ग्रोस लोन बुक हासिल करने का रोडमैप तैयार किया। और वहीं ऑटो इंडस्ट्री पर खबर आ रही है कि अब इंजन नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की नई ताकत। हालिया रिपोर्ट में खुलासा सामने आ रहा कि कभी कार कंपनियां अपने हॉर्स पावर चेसिस की मजबूती और स्पीड पर गर्व करती थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। आने वाले समय में कार कंपनियों की असली पहचान इंजन नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर होगा। एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2035 तक कार कंपनियों की आधी से ज्यादा कमाई सॉफ्टवेयर आधारित प्रोडक्ट्स और मोबिलिटी सर्विस से होगी। मतलब टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इतना बढ़ रहा है। यही वजह है कि टेक कंपनियों से हाथ मिलाने की भी तैयारी कर रही है कार कंपनियां, ऑटो इंडस्ट्री वाली, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा राज्य ने भी हिमाचल प्रदेश को 5 करोड़ रुपए की राहत राशि दी। मंत्री और विधायक भी देंगे एक महीने का वेतन। और खबर आ रही 273 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी के मामले में ED ने दिल्ली, मध्य प्रदेश में 10 जगहों पर छापेमारी भी की। वहीं देखिए यूरोपीय संघ ने भारत के 102 मत्स्य प्रतिष्ठानों को मान्यता दी। समुद्री निर्यात में एक्सपोर्ट में बढ़ावा मिलेगा। और खबर आ रही जीवन बीमा कंपनियों के अगस्त के कारोबारी प्रीमियम राजस्व में 6% तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं देखिए DU यानी दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव में तीसरे वर्ष के छात्र भी बन सकेंगे अब उपाध्यक्ष। इतिहास में पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अंदर ये बदलाव देखने को मिला है। इस नियम में बदलाव किया गया। और वहीं खबर देखिए, सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को मिलेगी विशेष सुविधा। हर महीने 3 दिन तक लगेगा कैंप। बिहार सरकार ये नई पहल शुरू करने जा रही है नवादा जिले से ही, जहां गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ना। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और वादा पूरा किया। बिहार के रजौली में शीघ्र बनेगा डिग्री कॉलेज का भवन भी। मुख्यमंत्री ने इस भवन निर्माण के लिए हाल ही में भूमि पूजन भी किया। और अगली खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि शिक्षित महिला नहीं कह सकती है कि वह गुमराह है या गुमराह थी। अगर मर्जी से किसी शादीशुदा पुरुष से संबंध रखती है तो फैसले के लिए भी खुद जिम्मेदार होगी। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा, जो कि एक खुद महिला जज है, उन्होंने इस केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति पर रेप का आरोप सिर्फ इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि रिलेशनशिप का नतीजा वैसा नहीं निकला जैसा एक पक्ष चाहता था। अगर सहमति से संबंध बने हैं तो ऐसे केस में रेप केस का आरोपी नहीं बनाया जा सकता सामने वाले को। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला शिक्षक के केस मामले पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की। चलिए खबर देखिए, भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले कि जमीन पर कब्जा भारत में जीत का पैमाना। युद्ध 4 दिन का टेस्ट मैच नहीं, इसमें थल सेना की भूमिका हमेशा अहम रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना प्रमुख ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भविष्य में हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। हमारे विरोधी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अब विदेशी हथियारों पर निर्भरता नहीं चलेगी। और पॉलिटिक्स से खबर देखिए, कर्नाटक सरकार बोली कि राष्ट्रपति और राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख हैं। केंद्र और राज्यों में मंत्री परिषद की मदद और सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं। वहीं खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी विधायक की गिरफ्तारी का विरोध किया गया। डोडा में पुलिस पर पत्थरबाजी की। महराज मलिक को कल PSA के तहत हिरासत में लिया गया था, तो उसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। और वहीं जम्मू कुलगाम में देखिए, एनकाउंटर के दूसरे दिन आतंकी ठिकाना भी मिला। एक दिन पहले मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे। हालांकि हमारे 2 जवान भी शहीद हो गए थे, जिनमें एक तो देखिए जम्मू में आतंकी मुठभेड़ में कैथल के लोन्स नायक शहीद हुए हैं। 9 साल पहले ये सेना में भर्ती हुए थे। इनकी शादी की बात चल रही थी। वाकई में ऐसे भारत माँ के वीर सपूतों को दिल से सैल्यूट यार। और खबर देखिए, साउथ एक्टर दर्शन ने जेल में खुद को जहर देने की गुहार लगाई। उन्होंने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि मुझे धूप देखे हुए कई दिन हो गए, मेरे हाथों में भी फंगस लग गई, कपड़ों से बदबू आ रही है, मुझे जहर दे दो। दरअसल रेणुका स्वामी मर्डर केस में जेल में बंद है कन्नड़ एक्टर दर्शन। और बॉलीवुड से खबर देखिए, ऐश्वर्या राय ने AI जनरेटेड कंटेंट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। और इनके वकील ने कहा कि उनके नाम तस्वीरों का इस्तेमाल यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए किया जा रहा, जो कि AI जनरेटेड उनके नाम की अश्लील तस्वीरें वगैरह बनाई जा रही हैं। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने ये हाईकोर्ट में याचिका लगाई। और युवाओं के लिए एक मोटिवेशन की खबर देखिए, हरियाणा के जज्जर की करीना ने CSIR UGC नेट में किया इंडिया टॉप।
आरोप। इनके पिता किसान हैं, इनकी माँ गृहिणी है। बोले कि 12 घंटे में डेली पढ़ाई करती थी। हरियाणा के झज्जर जिले के गाँव माजरा की करीना कादियान, जिन्होंने यूजीसी नेट में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। मैनी कांग्रेट्स करीना को वाकई में। चलिए अगली खबर देखिए। ये मध्य प्रदेश के शहडोल का एक मामला है। देखिए यहाँ एक डोमिनोज पिज्जा में 6 कॉकरोच रेंगते हुए मिले हैं। शहडोल में सीएसपी के बेटे ने शिकायत की, उसके बाद स्टोर कर्मचारियों ने भी अपनी गलती मानी। और वही खबर है, माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बैठक हुई हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में। हरियाणा सीएम ने काम का फीडबैक लिया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जैसे होगा यहाँ मंदिर का विस्तार भी। और देखिए खबर, यूनेस्को को सौंपा गया पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट डेवलपमेंट का प्लान। 16 नए कोर्ट, पार्किंग और चेंबर की सुविधा होगी। हेरिटेज से दूर बहुमंजिला निर्माण करवाने की तैयारी की जा रही है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए अब यूटी प्रशासन ने स्विट्जरलैंड के जेनेवा में यूनेस्को को ये प्लान सौंपा है। और स्टूडेंट के लिए एक नया अपडेट देखिए, सोशल मीडिया पर नहीं कर सकेंगे एसएससी पेपर्स का एनालिसिस। आयोग की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया, जिसमें पेपर डिस्कशन और शेयरिंग पर भी प्रतिबंध रहेगा, वरना 10 साल तक की जेल होगी। ये देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जारी प्रेस नोट भी है। और वहीं खबर देखिए, बिहार में पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन 15 सितंबर को होगा। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। कटिहार में जेडीयू ने तैयारियों की समीक्षा भी की है। और इंटरनेशनल न्यूज पर बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर फिर से हमला किया। हमास लीडर खलील हैया को निशाना बनाया। पीएम नेतन्याहू ने जिम्मेदारी ली। वहीं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी बोले कि ट्रेड पॉलिसी निष्पक्ष और सबके फायदे वाली होनी चाहिए। ब्रिक्स समिट में उन्होंने ट्रंप का नाम लिए बिना कहा कि दिक्कतें खड़ी करने से फायदा नहीं होगा। और वहीं देखिए, भारत ने 67 पाकिस्तानी कैदियों को भी रिहा किया। अटारी वाघा बॉर्डर से ये अपने वतन लौटे। कोई प्यार में पड़कर तो कोई घर से झगड़ा करके भारत लौट आए थे। तो 67 पाकिस्तानी कैदियों को भारत ने रिहा कर दिया है। और स्पोर्ट्स न्यूज से खबर देखिए, 7 फरवरी से शुरू हो सकता है T20 वर्ल्ड कप 2026। ये भारत और श्रीलंका में होगा। 8 मार्च को अहमदाबाद में फाइनल होने की संभावना है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एनीमिया रोग के नियंत्रण में हरियाणा सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। देश में दूसरे स्थान पर आया हरियाणा, जहां एनीमिया के सबसे कम मरीज हैं। 3 महीने पहले 11वें नंबर पर था। 95% बच्चों और महिलाओं को लाभ हुआ। एनीमिया यानी सिंपल भाषा में से कहते हैं खून की कमी से ग्रसित होना। तो इस रोग में सुधार करने के लिए हरियाणा सरकार ने जो अभियान चलाया था, तो उसके बहुत ही अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। और एक रिपोर्ट आ रही, फिजिकल हेल्थ मामले में ब्लड प्रेशर पर नई गाइडलाइन जारी की AHA ने। AHA यानी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ACC ने हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन से जुड़ी ये नई गाइडलाइन जारी की है। और इस गाइडलाइन में क्या कुछ बातें कही गई हैं, कुछ जानकारी आप देख सकते हैं। ये AHA की गाइडलाइंस के टॉप 12 पॉइंट्स भी। और भारत के स्वच्छता को लेकर सर्वेक्षण की रिपोर्ट्स देखिए आप। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण मामले में चंडीगढ़ 8वें स्थान पर रहा। पिछले बार से 19 पायदान ऊपर पहुंचा। पर्यावरण निदेशक बोले कि शहर को हरा भरा बनाने पर काम करेंगे। वहीं देश का दूसरा सबसे स्वच्छ वायु वाला शहर बना मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर। स्वच्छ हवा में भी जबलपुर ने फहराया परचम। दिल्ली में सम्मानित हुए महापौर और निगम आयुक्त भी। और उत्तराखंड का देहरादून बना सबसे साफ शहर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में अपनी श्रेणी में 19वीं रैंक हासिल की। राजस्थान में भी अलवर शहर को तीसरा स्थान मिला। यूपी में भी कानपुर में हवा की गुणवत्ता काफी अच्छी है। ये रिपोर्ट्स वगैरह आप देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की तरफ से स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार वगैरह और ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सम्मानित किया है ना। कुल देश भर के 103 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। मध्य प्रदेश का इंदौर भी देश के सबसे स्वच्छ शहरों में अव्वल रहा। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में सहकारिता विभाग की संस्थाओं में होगी 12,500 पदों पर भर्तियां। रिक्त पदों का ब्यौरा देने के निर्देश भी दिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो युवाओं के लिए जॉब के नए अवसर पैदा होंगे। और वहीं नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों में भी योगी सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया। सीएम योगी ने 24 घंटे कड़ी निगरानी करने के निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी नेपाल में फंसे भारतीयों की मदद के लिए नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं। ये नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनके जरिए आप सीधी मदद ले सकते हैं। एक्चुअली अभी क्या, नेपाल में जो हिंसा चल रही है, तो इंडो नेपाल बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट जारी हुआ। नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में सख्ती बरती जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर नेपाली उपद्रवियों ने आगजनी भी शुरू कर दी। उसके बाद भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने मोर्चा संभाला और नेपाल से सटे यूपी के सभी जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं नेपाली जिलों में हिंसा और आगजनी की उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर। लखीमपुर के पास जेल से भी कैदी भाग गए। बहराइच सीमा पर भी एसएसबी ने प्रदर्शनकारियों को वापस भेजा। और इस बीच खबर है, उत्तर प्रदेश में स्कूलों को लेकर भी बच्चों के लिए नए नियम लागू हुए हैं। अब इन बच्चों को यूपी के स्कूलों में नहीं मिलेगा दाखिला। RTE के तहत फ्री एडमिशन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल निजी स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त प्रवेश के लिए जो RTE के नियम है, उनको लेकर सीएम योगी ने निर्देश जारी करते हुए कहा, अब शिक्षा विभाग के साथ अन्य विभाग भी दस्तावेजों की जांच करेंगे। और बच्चे और अभिभावक का आधार कार्ड भी अनिवार्य होगा और फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार ने यह कदम मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आई शिकायतों के बाद उठाया है, जिसमें पता चला कि कई RTE में फर्जी एडमिशन हो रहे हैं। गरीब बच्चों का हक छीना जा रहा, तो उसके बाद सीएम योगी ने यूपी में सख्त नए नियम लागू किया ना। तो बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो, तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि
आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए, देश भर में सुस्त हो रहा अब धीरे धीरे मानसून। अगले 15 तारीख तक अधिकतर राज्यों में बारिश नहीं होगी। हालांकि मानसून पूर्ण रूप से विदाई से पहले कुछ राज्यों में फिर से जमकर बरसेगा, लेकिन मौसम विभाग ने कहा कि अब अगले एक सप्ताह तक राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू समेत इन सभी राज्यों में बहुत कम बारिश होगी। बाकी इन राज्यों में मध्यम बारिश की भी संभावना है। अभी की क्या हालात चल रहे हैं, मैंने आपको शुरुआत में एक अपडेट बताया था कि जम्मू लद्दाख में हिमस्खलन हुआ, 3 जवान शहीद हो गए। हिमाचल कुल्लू में भी लैंडस्लाइड में 5 लोगों की मौत हो गई। कुछ और अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। उत्तर प्रदेश लखीमपुर में एक युवक को मगरमच्छ खा गया। यूपी आगरा में हाथीघाट तक बाढ़ आई हुई है। संत प्रेमानंद महाराज वृंदावन में यमुना नदी का रौद्र रूप देखकर काफी व्यथित हो गए। वैसे अभी भी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। और राजस्थान की देखिए हालात, दौसा में 25 साल बाद आई नदी तो नाचे लोग। श्री गंगानगर में युवक भी नदी में फंस गया। उदयपुर में पानी के बीच पुलिया पर भी फंसी कार। वैसे राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर में अभी भी तेज बारिश की चेतावनी है। बीते दिन भी 4 स्कूलों में छुट्टियां रही। डीग में एक मकान ढह गया जिसमें भाई बहन की भी मौत हो गई। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ के भी 33 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, बिजली गिरने और आंधी चलने की चेतावनी जारी हुई। बस्तर, दंतेवाड़ा समेत 4 जिलों में भारी बारिश की संभावना रहेगी। मानसून इस साल सामान्य के करीब पहुंचा। पंजाब के भी मानसून की स्थिति देखिए, 2 सप्ताह बाद स्कूल खुले, फिर भी अभी भी सभी जिलों में बाढ़ काफी तेज बनी हुई है। नदियां भी उफान पर चल रही हैं, टूटे बांध भरे जा रहे हैं। आज कोई अलर्ट नहीं है पंजाब में। हरियाणा में भी देखिए पानी भरे रास्ते से गुजरी अंतिम यात्रा। एडीसी ऑफिस से अरेस्ट किसान नेता को जमानत मिली। 2 जिलों में बारिश की संभावना है। और मध्य प्रदेश में देखिए भोपाल वगैरह इन जिलों में 2.5 घंटे में 1.5 इंच तक पानी बरसा। कलियासोत डैम के 2 गेट खोले गए। रायसेन, डिंडोरी समेत कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी है। बिहार में देखिए बेतिया, कटिहार समेत 6 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। खगड़िया में एक दंपति पर बिजली गिरी, महिला की मौत हो गई। कल से बिहार में फिर से भारी बारिश की संभावना रहेगी। और हिमाचल में भी एक घर गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। गुजरात में भी देखिए बनासकांठा में 2 दिनों में 16 इंच से ज्यादा बरसात हुई। गुजरात पाकिस्तान बॉर्डर के दर्जनों गांव डूबे हुए हैं। कच्छ का रेगिस्तान भी तालाब में तब्दील हुआ। हालांकि गुजरात के पड़ोस में पाकिस्तान में जो अब कमजोर हुआ डिप्रेशन, इस वजह से गुजरात में मौसम सामान्य होगा। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी वीकेंड तक हल्की बारिश की संभावना है। और राजधानी दिल्ली में अब सप्ताह भर तक मौसम शुष्क रहेगा, गर्म मौसम रहेगा, थोड़ा बारिश के आसार नहीं रहेंगे। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। रेड अलर्ट तो किसी भी राज्य में नहीं है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम इन 2 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी। बाकी मध्य भारत, दक्षिणी और कुछ पूर्वी भारत के राज्यों में येलो अलर्ट रहेगा। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बीते 2 दिन में ही सोना 5,000 रुपए से ज्यादा बढ़ा। सराफा बाजार में सोने ने लंबी छलांग लगाई है। अभी सोने का भाव ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। 1438 रुपए और बढ़कर 1,09,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चलना। इसी साल सोना 33,000 रुपए महंगा हो चुका है और चांदी भी 1.25 लाख रुपए प्रति किलो बिक रही है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख सकते हैं। वैसे दोस्तों आने वाले समय में सोने चांदी के दाम और कितने बढ़ सकते हैं अगले साल 2026 तक, तो इसको लेकर मैंने कल ही एक रिपोर्ट वीडियो में बताई थी। तो अगर आप देखना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, है ना। चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए बीते दिन शेयर बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 314 अंक चढ़कर 8101 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 95 अंक की बढ़ोतरी रही। आईटी, मेटल और फार्मा शेयरों में ज्यादा खरीदारी देखी गई। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, 13,560 करोड़ का बायबैक ला सकती है इन्फोसिस कंपनी। 11 सितंबर को बोर्ड मीटिंग में चर्चा होगी। और जेन स्ट्रीट शेयर मार्केट मैनिपुलेशन केस मामले पर सेठ ने सेबी को 3 सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया। वहीं भारतीय बाजार की ओर आकर्षित हो रही जापानी कंपनियां भी स्टील के उत्पादन और खपत को देखकर अब खोज के अवसर दिख रहे हैं। और एनएससी ने IFSCA के पूर्व प्रमुख इंजेती श्रीनिवास को नियुक्त किया चेयरमैन। और वहीं दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति पर विवाद बढ़ने लगा। करिश्मा कपूर व उनके बच्चे दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं। अपने पिता संजय कपूर की ये 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति में हिस्सा मांगा और सौतेली मां पर कुछ आरोप भी लगाए। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है ना। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए दोस्तों, गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट सामने आ रही है। SRS रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से 23 के दौरान 15 से 29 साल की उम्र में सबसे ज्यादा 17% से भी ज्यादा मौतें खुद की जान लेने की वजह से हुई है। युवाओं में ऐसे मामले सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। आजकल की सोशल मीडिया वाली जो जनरेशन है, इसमें स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इसके साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं ना। वहीं देखिए हरियाणा में जेलों की रेटिना और फेस स्कैनिंग से होगी कैदियों की पहचान। सभी जिलों में लागू होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। हरियाणा सरकार जेलों में फर्जीवाड़े को रोक लगाने के लिए नया नियम लागू करने जा रही है। और झारखंड सरकार भी एक नया अभियान चला रहा। देखिए स्कूल से बाहर गए बच्चों को अब छोड़ेंगे नहीं। शिक्षक घर घर जाकर उन बच्चों को मिलेंगे और वापस उन्हें स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। वहीं
खबर देखिए 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक उत्तराखंड में लगेगा स्वास्थ्य महाकुंभ, फ्री में मिलेगी दवाइयां वगैरह भी। और खबर आ रही कि यूपी काशी दौरे पर आ रहे हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री विवेकानंद क्रूज से देखेंगे गंगा आरती भी है। 3 दिवसीय दौरे पर काशी आ रहे हैं वो, आज बुधवार को 2 घंटे क्रूज पर रहेंगे। और देखिए दुल्हन की तरह सज रही काशी, एक एक डिवाइडर को चमकाने के लिए मजदूर लगाए गए हैं। पीएम मोदी के आगमन की भी तैयारियां हो रही काशी में। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ पीएम नरेंद्र मोदी भी काशी आएंगे, है ना। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के इस रेलवे स्टेशन का भी बदलेगा नाम, प्रदेश सरकार की ओर से अधिसूचना जारी हुई। विंध्याचल स्टेशन के नाम में परिवर्तन किया गया है। विंध्याचल रेलवे स्टेशन का नाम अब विंध्याचल धाम रेलवे स्टेशन होगा। और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का प्लान है, मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए देश तैयार है। इसरो प्रमुख बोले कि 2035 तक भारत के पास होगा अपना खुद का स्पेस स्टेशन। वहीं उत्तर प्रदेश में टीईटी अनिवार्यता के नियम पर भी अब शिक्षकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए अभियान भी चलाएंगे शिक्षक। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, आपको पता होगा कि जो टीचर्स टीईटी एग्जाम क्लियर नहीं किए हैं, ऐसे पुराने टीचर को भी अब टीईटी पास करना अनिवार्य होगा, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश में टीचरों में विरोध भी देखा जा रहा। एक खबर तो ये भी देखिए, टीईटी से डरकर एक सरकारी प्रिंसिपल ने भी फांसी लगा ली। इनका बेटा बोला कि दिन भर टीईटी की बात करते थे, इतना प्रेशर पड़ गया कि जान दे गई। और एक अपडेट ये आ रहा है कि टीईटी परीक्षा में आवेदन ही नहीं कर सकेंगे 50,000 शिक्षक। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश दिया, जिसके चलते शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 1 से 8वीं तक के शिक्षकों के लिए जो टीईटी पास करवाना अनिवार्य किया, इसमें एक नियम ये भी लागू किया है कि स्नातक में 45% अंक अनिवार्य होंगे। तो क्योंकि कई सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनके ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स भी नहीं है, तो उन टीचरों को टीईटी आवेदन करने में भी परेशानी होगी और टीईटी देना भी अनिवार्य है, तो उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। तो ये काफी नियमों को लेकर उत्तर प्रदेश में टीचर्स का विरोध भी देखने को मिल रहा है। और वहीं खबर है यूपी में सरदार पटेल के नाम होगी मुख्तार के कब्जे से मुक्त जमीन पर बनी कॉलोनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्दी इसका लोकार्पण करेंगे। और यूपी दरोगा भर्ती पर भी अपडेट आ रहा। अब तक 7 लाख युवाओं ने आवेदन किए। 11 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, कल तक मौका है। चलिए अगला अपडेट देखिए, सेबी ने 90% सरकारी हिस्सेदारी वाले सार्वजनिक उपक्रमों की आसान डी लिस्टिंग के नए नियम भी बनाए। और वहीं देखिए जीएसटी रिफॉर्म्स पर अपडेट आ रहा कि जीएसटी दरों में निर्बाध बदलाव के लिए व्यापारी जगत व अधिकारी संपर्क में रहे, बोले सीबीआईसी के प्रमुख। और खबर देखिए 2012 से लगे प्रतिबंध में ढील दी जाएगी। दुर्गा पूजा पर बांग्लादेश से भारत को 1200 टन हिल्सा निर्यात की मंजूरी मिली है। और देखिए यूएसआईबीसी ने ट्रंप और मोदी की टिप्पणियों का स्वागत किया और कहा कि भारत यूएस व्यापार समझौते को जल्द ही दे अंतिम रूप। वहीं स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में एनसीडीईएक्स देगा मौसम वायदा में कारोबार की सुविधा। एक्सचेंज शुरू करने के लिए जुटाए 770 करोड़ रुपए। और एक सर्वे सामने आ रहा कि बड़े शहरों में मुश्किल हुआ घर खरीदने का सपना। तेजी से बढ़ती हुई कीमतों ने आम खरीदारों की उम्मीदें घटा दी हैं। एनरॉक के सर्वे के मुताबिक बड़े शहरों में रियल एस्टेट की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ रही है ना। ये कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं। और वहीं जीएसटी पर एक और अपडेट आना कि बीमा प्रीमियम पर भले ही जीएसटी शून्य कर दी गई हो, लेकिन फिर भी बीमा पॉलिसियां सस्ती नहीं होगी, उल्टा 5% तक महंगी हो सकती हैं। इसके पीछे वजह क्या है? तो कंपनियां अपने नुकसान की भरपाई के लिए ये प्लान कर रही हैं। डेटा आप देख सकते हैं डिटेल। और वहीं खबर देखिए मध्य प्रदेश सरकार की नई पहल, गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए शुरू होगा एआई जनरेटेड सुमन सखी चैटबॉट। और हर बाढ़ पीड़ित परिवार को 18,000 और किसानों को मिले 20,000। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने रेखा गुप्ता सरकार से भी ये मांग की। वहीं देखिए नेपाल में जारी हिंसा के बीच विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारी पेनी नजर है, भारतीयों के लिए भी अलर्ट जारी किया, कहा सावधान रहें। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया दूतावास ने। और देखिए तमिलनाडु में SC/ST अत्याचार मामले में गिरफ्तार होंगे डीएसपी शंकर गणेश, कांचीपुरम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। वहीं भारत इजराइल के बीच रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। भारत की विकास दर 6% आगे और बढ़ेगी। इजरायली वित्त मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी आईना दिखाया। और मच्छर जनित बीमारियों में भी भारत की एक बड़ी उपलब्धि देखिए, बाजार में आएगा जल्दी मलेरिया का स्वदेशी टीका। 5 कंपनियों को सरकार ने जिम्मेदारी सौंपी, जल्दी इसका उत्पादन भी शुरू होगा। मलेरिया मुक्त भारत की दिशा में यह बड़ी उपलब्धि मिली है। ICMR और RMRC भुवनेश्वर ने मिलकर ये स्वदेशी मलेरिया टीका विकसित किया है, एडवा फेल्सिवेक्स के नाम से। तो जल्दी ये टीका आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। और एक रिपोर्ट ये सामने आ रही कि हर रोज तेज खर्राटे भरने से हो सकती हैं गंभीर बीमारियां, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये एक तरह की बीमारी है जिसके संकेत है खर्राटे ज्यादा लेना, ऐसा तो सावधान रहें। और खबर देखिए 17 गीगावाट की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं की ग्रिड मंजूरी रद्द हुई, सरकार ने चालू प्रोजेक्ट्स को दी प्राथमिकता। भारत सरकार का ये फैसला है। वहीं खबर आ रही है अगले महीने अक्टूबर में आएंगे ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर भी भारत दौरा करेंगे। पीएम मोदी संग ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में होंगे शामिल। और CCS की बैठक में नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी बोले, पड़ोसी देश में हिंसा हृदय विदारक है, शांति बनाए रखना जरूरी है। वहीं देखिए अब दिल्ली में भी बिहार की तरह वोटर अधिकार यात्रा निकालेगी कांग्रेस, खोई जमीन पाने की कोशिश कर रही है। और एक इजरायली अधिकारी ने यह दावा किया कि इजराइल में जल्द ही शुरू होगा भारतीय पेमेंट सिस्टम UPI से लेन देन। 2026 तक ये नई प्रणाली लागू हो सकती है। वहीं खबर है आज रूस से भारत पहुंचेगा INS तमाल, करवार में होगी तैनाती। और खबर देखिए उड़ीसा का एक मामला है, कैंडिडेट को नहीं बताया इंटरव्यू का स्कोर, तो सूचना आयोग ने OPSC को फटकार लगाते हुए स्टूडेंट को नंबर बताने के आदेश भी दिए। वहीं देखिए चीन से तस्करी कर भारत आया 1064 किलो सोना, ईडी की जांच में बड़ा खुलासा सामने आया। महज 1 साल में चाइना से भारत में इतनी गोल्ड स्मगलिंग हुई है, देखिए जरा आप। वहीं चुनाव आयोग ने एक बड़ी तैयारी की है, देश भर में SIR सिस्टम शुरू करने के लिए आज एक अहम बैठक भी बुलाई है। और देखिए गुजरात सरकार ने जन विश्वास विधेयक 2025 पारित किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि पारदर्शी
पारदर्शिता का एक ठोस कदम है। इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अर्निंग वेल लिविंग वेल मंत्र को पूरा करने वाला विधेयक माना जा रहा है। कारोबारियों वगैरह को फायदा होगा इस विधेयक से। और खबर देखिए, आदिवासी बच्चों के समग्र विकास को मिलेगी दिशा। एनएसटी, एफडीसी और कोल इंडिया की साझा की पहल से आगे बढ़ेंगे 30,000 छात्र। ये एक अहम समझौता हुआ है। और सौर ऊर्जा नीति और औद्योगिक नीति भी लेकर आई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों की डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, राजस्थान में भी धर्मांतरण विरोधी बिल पास हुआ। कांग्रेस ने सदन में विरोध किया लेकिन सरकार ने पास कर दिया इसे। और देखिए, उत्तर प्रदेश में भी दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाएगा। रोजगार मेलों का आयोजन करा रही योगी सरकार। सीएम योगी ने सभी जिलों पंचायतों को निर्देश दिया रोजगार मेले कंडक्ट करवाने का। और देखिए, मध्य प्रदेश मालवा अंचल के किसानों को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। 17 सितंबर को धार में उनके आगमन की तैयारी चल रही है। वहीं हेलीकॉप्टर से उत्तराखंड के केदारनाथ धाम जाना महंगा हुआ। 49% तक किराया बढ़ चुका है और ये बढ़ी हुई किराए की दरें 15 सितंबर से लागू कर दी जाएगी। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर सकते हैं IRCTC की वेबसाइट पर। और खबर देखिए, जापान की शिपिंग कंपनी ने भी बढ़ाया हाथ, भारत में शिप निर्माण में साथ देगी। और देखिए, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने IPO के नियमों में बदलाव किया। स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए राहत भरी खबर है। सेबी द्वारा जारी ये प्लान भी आप देख सकते हैं। और खबर आ रही, JWR कोविस ने तोड़ा नियम। नकली डॉक्यूमेंट्स का खुलासा होने के बाद भारतीय रेलवे ने 6 महीने के लिए कंपनी को सस्पेंड कर दिया। और भारत में लिटरेसी पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते 11 सालों में तेजी से बढ़ी देश की साक्षरता दर 80% के पार पहुंच चुकी है। 5 राज्यों में लिटरेसी रेट 100% हो चुका है, यानी पूर्ण रूप से शिक्षित राज्य बन चुके हैं 5 राज्य, जिनमें हिमाचल प्रदेश 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना। और बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार में शहरी कारोबारियों को संपत्ति कर में 50% तक छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। वहीं बिहार पटना में 18 व 27 तारीख को एनडीए की चुनावी रणनीति बनाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह नेताओं के साथ बैठक करेंगे। और बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा बुजुर्ग मतदाता कर से ही मतदान कर पाएंगे। विशेष सुविधाएं मिलेगी। वहीं शहरों में जमीन लीज पर लेगी अब सरकार। उद्योग काम धंधों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में टोटल 10 बड़े फैसले लिए गए और कुल सभी 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार पटना में 176 नए थानों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा बिहार में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को भी मंजूरी मिली। NABL मानक की लैब भी तैयार होगी। 3303 अतिरिक्त राजस्व कर्मचारी पद भरे जाएंगे। तो ये कुछ बिहार सरकार के कैबिनेट फैसले रहे। और वहीं देखिए, बिहार में आजकल टोमेटो फ्लू का भी कहर देखा जा रहा। अस्पतालों में बढ़ रही बीमार बच्चों की भीड़ है। टोमेटो फ्लू एक तरह की बीमारी है जो मौसम बारिश के हालातों में अक्सर फैलती है। तो बिहार में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। 5 से 14 साल तक के बच्चों में ज्यादा मामले आ रहे हैं, तो उनके माता पिता सावधान रहें। ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं, है ना। और खबर देखिए दोस्तों, एप्पल कंपनी ने अपना अब तक का सबसे पतला iPhone 17 एयर लॉन्च किया, जिसकी कीमत 1,19,000 रुपए रखी गई। और वहीं लाइव ट्रांसलेशन वाला एयरपोर्ट भी लॉन्च किया। एप्पल की वॉच सीरीज 11 और अल्ट्रा 3 भी लॉन्च हुई। बीते दिन एप्पल कंपनी का आउट ड्रॉपिंग इवेंट था और इसमें कंपनी ने अपने कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इवेंट में iPhone 17, 17 Pro और Pro Max भी लॉन्च किया है। और इन नए iPhone की भारत में शुरुआती कीमत क्या होगी देख सकते हैं आप। और iPhone 17 Pro Max में पहली बार 2 TB स्टोरेज मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कोलकाता में हाईटेक ईवी टेस्टिंग सुविधा का आज बुधवार को उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 2030 तक 30% ईवी लक्ष्य को गति मिलेगी इससे। और टेक न्यूज से खबर आ रही, गूगल सर्च का AI मोड अब आपको हिंदी भाषा में भी उपलब्ध होगा, भारतीयों के लिए खास करके। वहीं देखिए, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वैश्विक डाक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए $10 मिलियन $10 का योगदान देगा भारत। और केंद्रीय संचार मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए। संचार साथी मोबाइल ऐप ने 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स पार कर लिए हैं। वहीं देखिए, भारत ने इंडेक्स सऊदी अरब 2025 में समृद्ध हस्तशिल्प विरासत का भी प्रदर्शन किया। और अभी मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम की 8 दिवसीय भारत यात्रा भी शुरू हुई है। वहीं देखिए, भारत के UPI पेमेंट सिस्टम ने इतिहास रच दिया। बीते महीने अगस्त में 20 अरब से ज्यादा का लेन देन हुआ। फोन पे, गूगल पे में कड़ी टक्कर है। अच्छा, वैसे NPCI का प्लान है UPI ट्रांजेक्शन की लिमिट भी बढ़ने जा रही है। अब एक बार में इतने पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे यूजर्स के लिए 15 सितंबर से 5 लाख और कुछ कैटेगरीज में 10 लाख तक की लिमिट कर दी जाएगी। NPCI ने UPI ट्रांजेक्शन लिमिट बढ़ाने का ऐलान किया है और 15 सितंबर से ये नए ट्रांजेक्शन नियम लागू होंगे, ठीक है ना। और देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में 15 से 20% योगदान कृषि क्षेत्र का होता है। PSA की तरफ से ये जानकारी दी गई। आंध्र प्रदेश राज्य में बनेगा स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र भी। और भारत ने हाई स्पीड सड़क नेटवर्क बनाने के लिए $125 अरब की योजना का भी अनावरण किया। और भारत की लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर भी बढ़कर 80.9% हो चुकी है। चलिए अब कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में पूर्व सैनिकों की भर्ती का रास्ता साफ हुआ। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर SLP वापस ली। वहीं राजस्थान में जल्दी टेबलेट्स पर होंगे भर्ती एग्जाम। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष बोले कि परीक्षण चल रहा है। राजस्थान जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 भी 15 जनवरी से शुरू होगा। और देखिए, मध्य प्रदेश में वाहन स्क्रैप कराने पर अब टैक्स में 50% तक की छूट मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। वहीं MP सरकार आज फिर 4000 करोड़ का कर्ज भी लेने जा रही है। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 दिवसीय मध्य प्रदेश ग्वालियर के दौरे पर पहुंचे। और MP ग्वालियर में खाद की कमी से आक्रोशित किसानों ने चक्का जाम भी किया। विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा का अरेस्ट वारंट जारी हुआ। 16 सितंबर को कोर्ट में पेश होना होगा।
जाएगा। और देखिए उत्तर प्रदेश वाराणसी में अनुरुद्धाचार्य के पुतले पर महिलाओं ने बरसाई चप्पलें। वाराणसी में महिलाएं बोली कि कथावाचक को तुरंत अरेस्ट करें। लड़कियां मुंह मारती वाले इस बयान को लेकर अभी भी महिलाओं का गुस्सा कथावाचक अनुरुद्धाचार्य के खिलाफ थमा नहीं है और विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। वहीं नेपाल में चल रही हिंसा के बीच नेपाल जाने वाली 4 फ्लाइट की लखनऊ में लैंडिंग की गई और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट मीटिंग में फैसले लिए गए। शहीद एएसपी की पत्नी बनेगी डीएसपी। छोटे बड़े बिजनेस में बिजली और स्टाम्प शुल्क में छूट मिलेगी। रिटायर्ड पत्रकारों को भी हर महीने 20,000 रुपए मिलेंगे। राज्य में नई सौर ऊर्जा नीति में भी संशोधन किया गया है। बाकी और भी कैबिनेट बैठक में ये कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए, इनकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से लागू हो सकता है पुलिस कमिश्नरी सिस्टम। पहली बार 1856 में अंग्रेजों ने लागू किया था। और देखिए झारखंड में 10 सितंबर से बदलेगा आज से मौसम का मिजाज। दोपहर बाद बादल बरसने और वज्रपात की भी संभावना रहेगी। और देखिए चंडीगढ़ में 20 सितंबर से होगी प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन। नक्शा पायलट की बैठक में फैसला लिया गया। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में इंटर कॉलेज में प्रवक्ता की योग्यता में हुआ बड़ा बदलाव। अब पीजी के साथ बीएड भी हुआ अनिवार्य, शासनादेश जारी हुआ। और वहीं यूपी में 23 सितंबर से शुरू होगा संयुक्त भू वैज्ञानिक का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू भी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई में ग्रेड बी पदों पर भर्ती को लेकर आज से ही पंजीकरण शुरू होने जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती के लिए भी प्रवेश पत्र एडमिशन कार्ड जारी हुए। 14 सितंबर को एग्जाम होगा। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कर्क राशि के लोगों को प्रमोशन मिल सकता है और वृश्चिक राशि वालों को भी रुका पैसा मिलने के योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत की साक्षरता दर बढ़कर अभी कितने प्रतिशत हो चुकी है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।